नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ में वरिष्ठ डॉक्टर एसपी दीक्षित मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं देव नर्सिंग होम के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा, देखिए पूरा देश क्या पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस जैसी बीमारी से ग्रसित है, और आप देखिए 3 महीने का एक लंबा समूचा लॉकडाउन हुआ। उसके बाद अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार भी अभी सैटरडे संडे का चल रहा था, अभी हालांकि अब तो केवल संडे का रह गया है। जब 3 महीने का इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ, तो आप एक संस्थान को चलाते हैं, लीड करते हैं, आप मुखिया के तौर पे हैं, तो किन किन समस्याओं और चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, मुझे बताइए। शुरू में जब ये बीमारी का पता चला कि इस तरह की बीमारी चीन से आई और फैल रही है दूसरे देशों में, पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल गई, अपने देश में भी धीरे धीरे ये लगा कि अब ये बढ़ेंगे केसेस फरवरी के लगभग। तो अपने यहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ी सोच समझ के जो ये लॉकडाउन वाली चीज किया, ये हम लोगों के लिए एक वरदान हो गया क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे इससे लड़ने के लिए। कोरोना से कैसे बचेंगे, क्या है, किस तरह के प्रेजेंटेशन है इसके, तो इन्होंने ये जो टाइम दिया इसमें हम लोग बचते भी रहे, केसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, और उसकी वजह से हम लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी हो गई। जैसे पीपीई किट हम लोगों को कहीं हम यही नहीं समझ पा रहे थे कहाँ से लाएं कहाँ से, जी कोई जगह नहीं थी ऐसी जहाँ से हम परचेज कर सके। और जब मिलना भी शुरू हुई तो इतनी महंगी 1500-2000 की पीपीई किट, और एक दिन में आप एक बार पहन के और फिर हटा देंगे, तो इतना तो एक्सपेंसिव ये नहीं हम लोग झेल सकते। बिल्कुल ठीक बात है। हर एक को पहनना चाहिए, लगभग 25 कर्मचारी हैं। धीरे धीरे उन्हीं 3 महीनों में धीरे धीरे पीपीई किट वगैरह भी बनने लगी, मास्क, सैनिटाइजर की ये हालत हो गई कि मिल ही नहीं रहा था। शुरू में नहीं मिल रहा था, मिला, उसके बाद फिर मिलना बंद, लेकिन ये भी मास लेवल पे बनना शुरू हुआ, अपने ही देश में प्रोडक्शन हुआ, और धीरे धीरे सब लोगों को अवेलेबल होना शुरू हो गया। इस समय सब कुछ इजी गोइंग है, आराम से मिल रहा है, और हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। और उस दौरान हमारे यहाँ भी सब परेशान थे, बिल्कुल ठीक बात, जो कर्मचारी हैं कि साहब कहीं हमारे ना हो जाए। तो उसके लिए अपने यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम चलाया। पहले हम लोगों की ट्रेनिंग हुई डॉक्टर्स की, उसके बाद फिर सारे जितने कर्मचारी हैं उनकी भी धीरे धीरे कराना शुरू किया गया, उनकी भी ट्रेनिंग हुई अच्छे से। उसके बाद हम लोग खुद भी बार बार उनको कि कैसे हैंड सैनिटाइज करेंगे, और फ्लोर की सफाई, सोडियम हाइपोक्लोराइड का कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से बार बार उसको रिपीट किया गया। नहीं तो स्वीपर लेवल का आदमी जल्दी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो उनको बार बार कैसे कैसे दीवारों को कैसे साफ करना है, तो इस तरह से धीरे धीरे सारा पटरी पे आ गया, और सारे लोग मास्क लगाना, प्रॉपर तरीके से हाथ कैसे धुलना, और सफाई वगैरह। फिर एक ट्राइएज एरिया बनाया गया, जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से। तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह है, तो पेशेंट का पहले आधार कार्ड वहाँ पे एंट्री होगा, उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, और हैंड सैनिटाइज कराया जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे सारा कुछ एक एक पेशेंट को अंदर लेना है, सारी एंट्री जो सही हैं उनको फिर हम लोगों को देखना है। बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी इम्पॉर्टेंट है, वो होना। और अच्छा, हॉस्पिटल में ये थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। हॉस्पिटल में क्या है कि हम लोगों का आर्थो का है, एक एक्सीडेंट हुआ, 10 लोग उसके पीछे एकदम से दौड़ते हुए आते हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हमारे रोड के सामने ही हो गया, तो कुछ लोग पहले और उसके बाद लगभग 20-25 लोग एकदम से घुस गए। अब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे करेंगे, ना उनके पास मास्क है, कुछ नहीं। फिर किसी तरह से समझा बुझा के उनको बाहर किया गया कि भैया अभी थोड़ा सा रुक जाओ, कोरोना काल चल रहा है, ज़रा समझ के थोड़ा। तो इस तरह से पब्लिक को बताना, और आपका ये स्टेज इसमें तो पब्लिक को बताने के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से पब्लिक देखती है। बिल्कुल। तो ऐसे में समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, और ये सबसे ज़्यादा
ज़रूरी होता है कि अगर आप खुद नहीं बचाव कर पाएंगे तो कोरोना से बच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं और परेशानियां आई शुरू में। पहले कुछ हमारे कर्मचारी डर रहे थे, तो ये हुआ कि भाई अभी आप घर पे रहो, यहाँ पे भी कोई काम नहीं है, घर पे रहो, पैसे ऐसे की कोई चिंता नहीं, जो जिसकी सैलरी है सबको मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और सैलरी हमारी कभी कोई काटी वाटी नहीं गई, और हमारे यहाँ के कर्मचारी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, अगर जाहिर सी बात है कि आप परिवार के एक मुखिया हैं और आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उनका बेहतर ध्यान रखेंगे और इस तरह की विपत्ति काल में, मतलब जब डरते थे लोग किसी के पास में जाने में, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो उनको कहा गया है, आश्वस्त किया गया, वो कहीं ना कहीं आपको काम करता जरूर नजर आया डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी आपने कहा कि देखिए बहुत सारे लोग, जैसे आप आर्थो के डॉक्टर हैं, वरिष्ठ आर्थो के डॉक्टर हैं आप, अभी आपने कहा कि अगर कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है तो 10-20 लोग साथ में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी होती है अपने पेशेंट के साथ में। और अगर आपने थोड़ा सा अवेयरनेस कर रखा है तो कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि वहां पे मैंने व्यवस्थाएं कर दी, कुल मिलाकर उनको समझाया कि टेंशन की कोई बात नहीं। और अगर एक कुशल डॉक्टर उसी को कहते हैं जो पेशेंट्स को भी समझे और उनके जो साथ में तीमारदार जिनको बोलते हैं वो उनको भी समझे। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जब ये लॉकडाउन हुआ, जाहिर सी बात है कि आप परिवार के मुखिया के तौर पे, आपने बताया कि आपने उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, सोचा भी उनके बारे में, और आपने बताया कि मैंने सैलरी भी किसी की नहीं काटी, जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया आपने काम किया। मुझे बताइए कि अपने स्टाफ को आपने किस तरह से तैयार किया, क्योंकि उस समय जो स्थितियां चल रही थी उसमें कोई कुछ समझ नहीं रहा था। मैंने देखा कि मतलब कोई कुछ समझने के लिए जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और ये एक अदृश्य वायरस है कुल मिला के, ये इसकी कोई अभी दवा तक नहीं बनी है। तो क्या आपने उनको क्या टिप्स दिए कि वो, आप, मैं देख रहा हूँ कि कदम से कदम मिला के आपके साथ में लगे हुए लगातार, अगर देखा जाए तो वो भी एक योद्धा के तौर पर लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी तो इस तरह के हैं जी कि वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, वो आपने देखा होगा आते हैं जी। तो लेकिन उनको अच्छे से पहले एक ट्रेनिंग तो दिया ही गया था, सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी गई, IMA की तरफ से बार बार ये सब चीज़ें बताई जा रही थी। इसके बावजूद हम और हमारे यहाँ एक और डॉक्टर हैं, उन दोनों लोगों ने मिल के कई बार उनकी ट्रेनिंग चलाते रहे कि भाई ऐसे 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 करना है आपको। बार बार अपने हाथ को मुंह पे ले जाने की कोशिश न करें, जैसा कि आदत होती है कि ऐसे ही करके हाथ टच कर लेता है, आदत होती है, बिल्कुल होती है। तो ये आदत आप हटानी पड़ेगी। कोशिश ये करिए कि बिना हाथ धुले आप अपने हाथ को चेहरे पे मत ले जाइए, बिल्कुल ठीक, ये आदत बना लीजिए। दूसरी चीज़, ग्लव्स का इस्तेमाल करिए। पेशेंट से थोड़ा सा डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, पेशेंट के भी बहुत नज़दीक नहीं, और वो बिना मास्क के नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास किसी वजह से मास्क नहीं है तो हॉस्पिटल की तरफ से उसे प्रोवाइड किया जाए जी, उसको मास्क जरूर पहनाया जाए, और ये हमारे यहाँ होता है जी। तो इस तरह से जो लड़के हैं अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके अंदर से डर थोड़ा कम हुआ और वो अच्छे से करते रहे, और सब ठीक है। 2 बार हमारे हॉस्पिटल में, एक बार तो प्रधानमंत्री योजना का भी है हमारे यहाँ जी जी जी, तो उसके आयुष्मान योजना का उसकी तरफ से पूरे हॉस्पिटल की टेस्टिंग की गई। अच्छा, सारे नेगेटिव थे, कोई पॉजिटिव नहीं आया, उसमें हम लोग भी थे। हमारी वाइफ भी, उनका भी परिवार था, उनका भी हुआ था। और इसके पहले एक बार और एक डॉक्टर साहब के वजह से सारी टेस्टिंग हुई थी। 2 बार टेस्ट हमारा भी हो चुका है, लेकिन नेगेटिव रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हुए। लेकिन जिस तरह का है ये कोरोना, कभी भी कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो उससे हमें डरना नहीं है, अपने आप को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है, इम्यूनिटी कमजोर नहीं होनी चाहिए, और जो मानक हैं उसके कि कैसे बचा जाए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जरूर किया जाए। देखिए डॉक्टर साहब, S7 न्यूज़ चैनल भी लगातार कोरोना के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम लोग आप जैसे वरिष्ठ डॉक्टरों को बुलाते हैं, और हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखते हैं, और हमारा प्रयास है सर, हम करीब 150 एपिसोड के ऊपर हमारा हो गया है, हम लगातार इस प्रयास में हैं कि लोग जागरूक हों। जो भारत के प्रधानमंत्री एक मुखिया के तौर पर मंच पर से जब कहते हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, और शायद आज उसी का परिणाम ये है कि अभी भारत इतना गड़बड़ नहीं हुआ जिस तरह से आप देखिए अन्य देशों में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने देखा, मैंने जो मेरे रिपोर्टर्स हैं उनकी जो इनपुट्स आ रहे थे आपके लिए, उसमें ये था कि आपने सोशल वर्क के तहत, सोशल मीडिया के तहत, या आपने ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को जो है वो
बताया, क्योंकि आपके बहुत सारे पेशेंट हड्डी से रिलेटेड जो बिल्कुल एक रूटीन में जो आते थे, तो उनके लिए आपने क्या क्या प्रयास किए कि वो घर पे भी रहें, सुरक्षित रहें और कुल मिला के ठीक भी हो जाए? उनमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे, जैसे जब ये लॉकडाउन हुआ तो उसमें फ़ोन पे कॉल आ रही थी कि डॉक्टर साहब हम क्या करें, हमें तो हमारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। तो उनसे वीडियो कॉल करके, अच्छा, ऐसे बात करके कि भाई तुम्हें क्या क्या तकलीफ है, कैसे, अगर जैसे मान लिया कोई ऑपरेशन किया है, उसकी घाव की कंडीशन देखना है, तो वीडियो कॉल से वो घाव की कंडीशन भी दिख जाएगी। तो उनको समझाया और फिर बोला कि भाई कोई एक आदमी किसी तरह से कोशिश करिए आ जाइए, दवाइयाँ आप यहाँ से या फिर किसी मेडिकल स्टोर में जाके बात हमारी कराइए जी। तो जो ज़रूरी दवाइयाँ जी। हैं उनको वहीं से मैनेज कर दिया गया। जो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि भाई उनमें देखना ज़रूरी या बहुत सीरियस हो सकते हैं, तो उनको तो बुलाया जाता था जी, और प्रॉपर तरीके से उनको देखा जाता था, नहीं तो ज़्यादातर फ़ोन कॉल पे ही हो जाता था जी, और जैसे ऑपरेट किया गया है 2 महीने पहले किया गया, जी, देखना कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह करानी है तो फ़ोन पे ही उनको एक्सरसाइज ऐसे करो, ये करना है, वो करना है, वो सारा कुछ बता के, जी, तो इस तरह से किसी तरह से सब मैनेज हुआ जी, और ठीक रहा। लॉकडाउन बहुत इम्पोर्टेंट था, अगर ये ना होता तो यहाँ पे अब तक पता नहीं कितने केस हो गए होते, क्योंकि और हम अपने पास कुछ था भी नहीं, तैयार नहीं थे हम, तैयारी थी नहीं। बिल्कुल। देखिए 15 अगस्त बहुत के बुरा हो दिन, जाता। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने मंच पर से कहा कि इस कोरोना काल में हम लोगों के पास में जब इतनी तैयारी हम लोगों ने कर ली कि हम खुद ही अब आयात निर्यात में आगे पहुंच गए, हम खुद ही अब यहाँ से भेज रहे हैं विदेशों को सामान जो भी है। अच्छा, मुझे बताइए, उसका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ जो डिजिटल भारत अभियान, भारत अभियान के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ी परेशानी थी कि कैश की कमी थी। आदमी के पास पैसा है, बैंक से पेमेंट कर सकता है, लेकिन वो बैंक से निकाल नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें फिर डिजिटल के तहत उसके हमने भी कैश हटाया कि चलिए भाई ठीक है आप ट्रांसफर करिए, उस हिसाब से सारा मैनेज होता रहा, तो अच्छा रहा वो। देखिए कुल मिला के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी था कि अगर हम नोट लेते हैं तो पता नहीं कहाँ से वायरस आ जाए, क्या आ जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी। तो उसमें डिजिटल भारत अभियान के तहत जो ये ऑनलाइन बैंकिंग का अगर एक तरह से देखा जाए तो ये संजीवनी बूटी के तौर पर से काम किया। बड़ी चीज हुई ये जो पहले प्रधानमंत्री जी ने किया था जी, वो उसका सबसे बड़ा फायदा इसी में मिला। मेरे ख्याल से जब कोई पेड़ लगाया जाता है और जब वो बड़ा होता है तो उसी तरह से फल मिलते हैं। बिल्कुल, जो पहले की कहावत हो कहीं ना कहीं चरितार्थ साबित हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात ये भी समझना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े संस्थान को चला रहे हैं, परिवार भी आपके साथ में है, एक डॉक्टर के लिए कितना चैलेंज होता है परिवार और पेशेंट को संभालना। कभी कभी स्थितियां ये भी आती हैं कि आपको अपने परिवार को भी समय देना है और पेशेंट अगर आपका आ गया, तो मैं उन भावनाओं को समझना चाहता हूँ कि कैसे परिवार को और कैसे आप पेशेंट्स को, क्योंकि आपके बारे में जो भी है बहुत पॉजिटिविटी सुनाई पड़ती है, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक लगन के साथ काम करते हैं, आपने बड़े बड़े केसों को ठीक किया। तो मैं ये जरा बीच में मैं एक क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि अभी आपने बताया कि भाभी जी का भी जो है आपको कराना पड़ा कोरोना टेस्ट। तो परेशानी ये होती है कि आपको परिवार भी देखना है, बिल्कुल, और पेशेंट तो आपको देखना ही देखना है। अच्छा, हम लोगों के पेशेंट क्या होते हैं कि फ्रैक्चर हो गया, अब हाथ पैर कुछ टूट गया, तो वो तो एक इमरजेंसी होती है। बिल्कुल, और पता लगा हम जाने के लिए तैयार हैं अभी कि लखनऊ चलना है, बस बच्चे और वाइफ तैयार हैं, और अचानक नीचे से कॉल आती है कि भाई एक फ्रैक्चर है पैर का। तो कभी कभी क्या है, घर में भी एक इरिटेशन होता है कि अरे क्या तरीका है, आप ऐसे ही करते हैं जी, जहाँ कहीं जाना होता है तो पेशेंट आ गए, तो कभी एक काम करो, आप चलो वहाँ पे देख लो, एक बार देख लो, अगर उसको ये कह दोगे कि ठीक है इसको मत करो तो फिर हम चल देंगे, ये कभी हो नहीं सकता। तो ऐसा इम्पॉसिबल क्योंकि वो जैसे ही ये चीज़ बोलते हैं तो अच्छा ठीक है आप जाइए पहले कर लीजिए, सही है, क्योंकि पेशेंट के आगे तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपका और ये वो अगर हम उसके लिए भगवान हैं तो पेशेंट हमारा भगवान है, क्योंकि अगर पेशेंट की वजह से ही हमारा नाम होना है, बिल्कुल ठीक, हमारी बदनामी होनी है, तो उसे तो हमें करना ही करना है। हर चीज़ पीछे, पहले हमें पेशेंट को देखना है, और जितनी रिलीफ हम दे सकते हैं हमें देना चाहिए, किसी भी डॉक्टर को बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मुझे बताइए कि आप एक सरकारी डॉक्टर भी थे, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी डॉक्टर होने के नाते मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि आपने तब क्या क्या किया, मतलब कुछ जरूर होगा जो आपको याद होगा कि मैंने अगर ये काम किया तो मैं संतुष्ट हूँ। हमारा ये सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बताइए, मतलब हम जैसे चाहते थे वैसे होता गया जी, और
MBBS पहले हमने वहाँ गोरखपुर से किया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी कानपुर से किया। वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जी। हमारे टीचर्स जो थे बहुत ही, उनसे इतना हमें करने को मिला कि हमने सीधे वहाँ से कहीं और हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। PMS हमने ज्वाइन किया। फर्स्ट पोस्टिंग हमारी लालगंज हुई जी। लालगंज CSC में जी। तो वहाँ पे जब देखा कि यहाँ पे ऑपरेशन का कोई माहौल नहीं, तो हमने कहा यार फिर हमारी लोगों का फ़ायदा क्या है, मतलब क्या है यहाँ, केवल अगर प्लास्टर ही लपेटना है। जी। प्लास्टर भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जो ज़रूरत है वो करना है। जी। तो पहला जो केस था हमारा वो बहुत ये दोनों जांघें टूटी हुई थी, एक लड़का था जी। तो उसको हमने एडमिट किया। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि वहाँ पे जो लोग थे सामने वाले मेडिकल स्टोर ये वो जी। तो कभी ऐसा केस हुआ नहीं था। जी। तो उन लोगों ने भड़काना शुरू किया कि यहाँ कहाँ हो पाएगा, कैसे। खैर उसके जो पिताजी उनको समझाया कि भाई देखो हम करेंगे और ये ठीक होगा, जी। यही सब करके आए हैं। जी। तो हमने किया, वो हमारा फर्स्ट केस था। जी। और लालगंज CSC का पहला केस था। इम्प्लांट सर्जरी वहाँ कभी नहीं हुई थी, कोई रॉड प्लेट वाला केस नहीं होता था। और वहाँ पे हमने बाद में बहुत सारे कूल्हे भी बदले हैं। अच्छा। हाँ, सारे ऑपरेशन के जो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने किया है वहाँ पे हम सारे कुछ करके आए और हमें उससे बहुत खुशी हुई कि वहाँ की जनता, अच्छा वहाँ के पास से ही हमारा गांव भी है। अच्छा। तो अपनी जगह है, यहाँ के लोगों की सेवा करना और अच्छा अपना जो हम सीख के आए हैं उसे हमें करना चाहिए। तो हमने खूब किया है वहाँ और लोगों का प्यार भी बहुत मिला है, क्योंकि बहुत कम पैसे में जो चीज़ें वहाँ नहीं होती थी वो हम मंगवाते थे, और नहीं तो सरकारी सब होता ही था। देखिए जाहिर सी बात है कि सरकार तो सारी व्यवस्थाएं करती है, लेकिन अगर डॉक्टरों के हौसले बुलंद हो, हाँ, तो मतलब आपने अगर वहां पे ऑपरेशन कर दिया, हाँ, और इतने सारे ऑपरेशन आपने किए जो मैं सोचता हूँ कि लोग लखनऊ तक के लिए भागते हुए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे ऐसे केस और उसमें कितने संघर्ष उनको करना पड़ता, जाने नहीं देते थे, कर देते थे, वहीं सब हो जाते थे। नहीं देखिए, आपको शहर छोड़ के जब जाना है, लखनऊ जाना, दिल्ली जाना, तो कितने सारे संघर्ष है। बहुत परेशानी, आपको होटल लेना पड़ेगा रहने के लिए, आपको भोजन की व्यवस्था, मतलब ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो करनी पड़ेंगी आपको। बिल्कुल, तो काबिल तारीफ है। बिल्कुल आपके हौसलों को मैं सलाम करता हूँ कि अगर आपने इस तरह से वहाँ पे काम किया है तो मतलब काबिल तारीफ है। S7 न्यूज़ चैनल भी आपको बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देता है सर। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आपने इतने बड़े बड़े केस सरकारी व्यवस्थाओं में ठीक किए, अभी आपने एक डिसीजन लिया और आपका अपना खुद का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे किस किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और क्या सोच है आपकी आगे की? यहाँ पे जब लालगंज से हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए जी, तो यहाँ पे हमने खूब किया। यहाँ पे भी हम बहुत सेटिस्फाइड रहे और बहुत ऐसे केसेस थे जो प्राइवेट से हो के कम, उसके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, तो वो प्राइवेट में ना करवा के वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते थे और उनका हम करते थे। जी। और मैक्सिमम चीज़ें वहाँ मिल ही जाती थी, जो कभी कभी एक आध चीज़ नहीं होती, जैसे कोई दवा नहीं है, जैसा कि सरकार कहती है कि कोई दवा मत मंगाओ, लेकिन फैक्ट ये है कि हम मंगाते वो थे जो नहीं होती थी। असलियत यही है। चलिए, जान बचानी तो प्रयास करने पड़ेंगे। बिल्कुल, उसमें भी कंप्रोमाइज करने का मतलब है कि केस आपका खराब होगा। और कभी कभी नहीं होती है दवाइयाँ, एक आध जैसे कम पड़ गई तो फिर आपको मंगाना पड़ेगा, नहीं मंगाओगे तो फिर आपका केस खराब होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, वहाँ पे सब कुछ होने के बाद फिर हमें लगा कि कुछ और बड़ी चीज़ें किया जाए। अपने यहाँ रायबरेली में टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पूरा कूल्हा बदलने का, आधा कूल्हा तो हम खुद भी कर रहे थे, सरकारी में किया है हमने। अभी क्या पूरा बदल रहे हैं आप? हाँ, पहला टोटल हिप रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ देव नर्सिंग होम में 2014 में हुआ था। ओह, रायबरेली का पहला, क्या बात है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो ये यहाँ का एक बड़ी चीज़ थी, तो माइलस्टोन आपका पूरा है ये, बड़ी बात तो है। बहुत खुशी हुई। और फिर कुछ और हमारे जो पारिवारिक कारण थे, पिताजी की तबीयत थोड़ी सी अच्छा ख़राब रहती थी उस समय, तो उधर भी टाइम देना है, इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उस वजह से फिर हमने सोचा कि अब कर नहीं पाएंगे, तो फिर रिजाइन किया हमने। अच्छा, हाँ, जिला अस्पताल से फिर उसके बाद फिर प्राइवेट ही अपना। तो ये जो आपने बताया कि 2014 में जो आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, अगर पूरा चेंज कर दिया आपने, तो क्या वो बिल्कुल ठीक ठाक है, दिखाई बहुत पड़ता है? अच्छा है, बिल्कुल। 35 साल का था वो। मैं मिलना चाहूंगा एक बार ऐसे व्यक्ति जिसका आपने ऑपरेशन किया। उसकी देखो कांटेक्ट होता है तो हम, अच्छा उसका दूसरा कूल्हा भी खराब था। उसका दरअसल ये कुछ फ्लोराइड की वजह से दोनों कूल्हे जाम हो गए थे। ओह, एक तो बिल्कुल एंकाइलोसिस हो चुकी थी, कोई मूवमेंट नहीं था, उसका रिप्लेस किया गया था।
तो एकदम बढ़िया हो गया उसका। सर एक मुझे बहुत पीड़ा होती है, जाहिर सी बात है कि किसी को मैं देखता हूँ जैसे वो मरीज के तौर पे आपके पास में आया तो बहुत लोगों को बैक में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि वो उठ नहीं पाते, वो आप ही उस टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बताएंगे। लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो जाती तो सर है। उनके लिए क्या सलाह है आपकी, क्योंकि अक्सर लोग लापरवाही कर जाते हैं कि परेशान होते हैं, मतलब ये समस्या उत्पन्न कहाँ से होती है, अगर उनको हम लोग जड़ से अगर चलना शुरू करें तो उसको खत्म करने के प्रयास में जैसे कि आप करते हैं कि जहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना होता आप दवाओं से ठीक कर देते हैं व्यक्ति को। तो मुझे सर वो मेरे दर्शक मैंने जब डाला कि आप आ रहे हैं डॉक्टर एचपी दीक्षित जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो बहुत सारे लोगों ने मेल हम लोगों को किए। तो इसको अगर खत्म करना होगा, रोका जाए, कैसे रोका जाए, मुझे बताइए सर। देखिए इसमें कई चीजें हैं, जैसे ट्रॉमा की वजह से चोट लगी, स्पाइन में चोट लग गई, तो उसमें क्या है कि अगर हड्डी टूट के स्पाइनल कॉर्ड होता है जो ब्रेन का एक्सटेंशन होता है जी, अगर उसमें प्रेशर आ रहा है जी, और वो प्रेशर हट नहीं रहा है, हाथ पैरों में शून्यपन आ गया, अच्छा, मूवमेंट नहीं हो रहा है, अच्छा, तो उसमें फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी, जैसे पैरों में मूवमेंट है, शून्यपन नहीं है पूरी तरह से, जी। हल्का फुल्का है, जी, और कुछ ब्रेस वगैरह लगाई जाती है, टेलर ब्रेस कहते हैं, तो वो प्लस कंप्लीट बेड रेस्ट, मोस्टली सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन जिनमें कमियां रहती हैं उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पाइन के केसेस में कंजर्वेटिव अच्छा रहता है और हम बहुत कर रहे हैं। अच्छा। नहीं सर, ऐसे भी क्या बिना मतलब कोई बिना घटना दुर्घटना के भी क्या कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो बिल्कुल जाती है? बिल्कुल, बिना तो उनके कारण क्या है, और मतलब अगर उसको खत्म किया जाए तो कैसे, स्टार्टिंग में कैसे उसको रोका जा सकता है? मोस्टली तो ओल्ड एज में होती है। अच्छा, ओल्ड एज में, जी। जैसे कम एज में अगर हो रही तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक बम्बू स्पाइन बन जाता है, बम्बू की टाइप का बैक में। हाँ, अच्छा, हड्डियां सब एक दूसरे में जुड़ने लगती हैं, टाइट हो जाता है, सारे जोड़ों में भी धीरे 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 वो जॉइंट स्पेस कम पड़ने लगता है, तो इसे कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो वो उसका अभी तक कोई इलाज है नहीं वास्तव में। और जो ओल्ड एज की जब एज ज़्यादा होने लगे तो उसमें क्या है कि हड्डियों में जैसे कमजोरियाँ आ रही हैं, जी, फिर उसके ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं। ऑस्टियोफाइट्स जो हड्डियों के साथ में कुछ और फालतू की हड्डी बन जाती है, अच्छा, तो वो प्रेशर इधर उधर नसों में डालती है, उसकी वजह से दर्द होते हैं। तो हमें क्या है कि एक तो हड्डियों की मजबूती के लिए जी, दवाइयाँ लेनी चाहिए, अच्छा, खान पान ऐसा रखिए कि हड्डियों में कमजोरी आने ना पाए, जैसे अंकुरित चने हैं, बीज हैं, अंकुरित बहुत बहुत फायदेमंद होते हैं, अंकुरित, बिल्कुल। और कैल्शियम की कमी है तो वो आप ले सकते हैं, और विटामिन D3 विटामिन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कि इनकी कमी क्या है कि आदमी इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि वो खाने में लापरवाही करता है, करता और है। इनमें क्या है कि धीरे 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 कमजोरी आती रहती है, और वो प्रेजेंटेशन उसका डॉक्टर के सामने तब होता है जब उसको बहुत परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी होती है, ठीक बात है, तो ऑस्टियोफाइट अगर बन गए तो वो तो फिर रहेंगे, वो परेशानी बनी करेंगे। रहेगी। तो ये अगर शुरू से ही इस चीज़ को केयर किया जाए तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन और तरह की जो स्पॉन्डिलाइटिस उन्हें कम किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि घर में सब कुछ मौजूद है, बस आपको लेने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है। हाँ, जागरूकता अगर आप होनी उसको चाहिए। फॉलो करते, जैसे आपने बताया, बहुत बड़ी बात हमारे दर्शकों को बताई, तो एक तरह से उनके लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पे अगर वो अपनी जिंदगी में इन सब चीज़ों को लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा लोग। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की, और जाहिर सी बात हम लोग जिस तरह से संवाद कार्यक्रम में खुलकर बातचीत करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपके सफ़र के बारे में कि आपने कहाँ से शुरुआत की, आप इस मुकाम पे हैं, और आपके सपनों का हॉस्पिटल क्या होगा, क्या सोच रखा आपने आगे के लिए? हमारे पिताजी हमारे यहाँ के गांव के प्रधान थे। अच्छा, तो उनके पास बहुत सारे लोग आया करते थे कि प्रधान जी हमें ये परेशानी है, हमें ये परेशानी। तो उसमें कभी कभी कुछ पेशेंट होते थे कि हमें दिखवा दीजिए, तो हमारे यहाँ CSC है, अच्छा, तो वहाँ पे पिताजी जाते थे, और तो उनके डॉक्टर साहब के बारे में ज़रा थोड़ी बातें होती थी, तो मन में ये रहता था कि यार बेहतर होगा कि डॉक्टर बन जाया जाए। क्या बात है। तो पढ़ाई अपना करते रहे, धीरे धीरे। गांव से हैं, बिल्कुल गांव हमारा एकदम नीचे से ज़मीन से उठे हुए हैं। तो पढ़ाई वढ़ाई करके उसके बाद फिर MBBS हमने गोरखपुर से किया, आर्थोपेडिक सर्जरी कानपुर से जी, और वहाँ से फिर करके PMS ज्वाइन किया। PMS में हमें बहुत कुछ करने को मिला, जो अपने यहाँ के लोगों को, जो बहुत गरीब ऐसे लोग होते हैं जो बात भी नहीं कर पाते हैं ठीक से, दूसरे को लेके आएंगे बात कराने के लिए,
तो उनकी अगर चीज़ों को, परेशानियों को दूर करो तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमने बहुत बड़ा काम किया। बाकी पैसे ऐसे तो एक अलग होते हैं, वो तो जो मिलना है, ऊपर वाला जो देना है वो मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो अच्छा लगने वाली चीज़ होती है कि किसी नीडी व्यक्ति को आप कर रहे हो, वो अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ अगर आपने किसी पेशेंट का हाथ भी पकड़ लिया तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि 30% तो सर बिल्कुल सही हो जाता होगा, वो ऐसे ही उसके अंदर एक ये एक फीलिंग हर डॉक्टर के लिए है। हाँ। अगर पेशेंट का वो कहीं से भी छू लेता है, अब तो आजकल तो भाई कोरोना की वजह हाँ, से नहीं, थोड़ा ठीक सा बात है। अलग बात हाँ, है। ठीक बात है। अच्छी और सब नहीं, अगर डॉक्टर ने पेशेंट को हाथ पकड़ लिया या सर पे हाथ रख दिया तो वाकई उसका आधा दर्द दूर हो जाता है। दूर रहता ये फैक्ट है। जी। ये जिला अस्पताल में कई मरीजों ने ऐसे बोला कि डॉक्टर साहब आपने छू लिया, आधा हम ठीक हो गए। मैं यही कहता हूँ मतलब इस तरह से बोलने का, और ये होता है, पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है। कितनी भी चोट लगी हो हाँ। कि डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, ये ऐसा माहौल बना। और अगर डॉक्टर साहब ने छू लिया तो पेशेंट बहुत रिलैक्स हो जाता है। और ऐसा लगता है जैसे हम ठीक हो बिल्कुल, और जाएंगे। सर देखिए जैसे आपने बताया कोरोना का टाइम चल रहा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आपने भाषा शैली उसकी समझ ली, बहुत सारे लोग आपके पास में बहुत देहात से बड़ा आते हैं बहुत जिनको बड़ा समझ असर में नहीं होता आता है, मतलब कुछ भी मतलब बातें नहीं समझ में आती लोगों को, लेकिन अगर आप उन्हीं की भाषा में बोली तो बहुत कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने सारे दर्द को आपसे बयां करते हैं। तो सपनों का हॉस्पिटल क्या होगा डॉक्टर दीक्षित का? सपनों का हॉस्पिटल तो हम खुश हैं फिलहाल, और आगे कोशिश करेंगे कि कुछ और बेहतर सर्जरी किया जाए, जैसे नी रिप्लेसमेंट वगैरह है तो अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाए। हाँ, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ाई जाए, यही है, और बाकी ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, और आप ईश्वर करे कि बहुत आगे बढ़ें और जो आपने सोचे हैं सपने, उससे गरीबों का बहुत बड़ा हित हो। जैसा मुझे पता है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, पैसों के लिए प्रेशर नहीं डालते किसी के ऊपर। अगर मरीज आ गया है तो आपने बहुत लोगों को ठीक किया है। ईश्वर आपको इसी तरह बना के रखे और आप बहुत कुछ अच्छा करें सर। S7 के संवाद कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है आपका। तो ये थे डॉक्टर SP दीक्षित जो हमारे साथ सीधे लाइव स्टूडियो से जुड़े थे। हम आपको बताएं कि डॉक्टर दीक्षित लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी को भी किसी तरह की समस्या ना हो। समस्या से मतलब मेरा ये है कि अगर इनके पास में कोई मरीज जाता है तो उसका बेहतर इलाज ये करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने एक CSC हॉस्पिटल में जिस तरह से ऑपरेशन किया, अगर इस तरह के डॉक्टर होंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज भी स्वस्थ होगा और लोग भी स्वस्थ होंगे। S7 के संवाद कार्यक्रम में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इससे पहले आप सावधान रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि कोरोना की अभी कोई दवा नहीं बनी है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। S7 में फिर होगी आपसे मुलाकात।